हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। बच्चों, हिंदी पेडागोजी के सेक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हमने 2 कौशल पढ़ लिए हैं यहाँ पर, आपका सुनना और बोलना। आज हम तीसरा कौशल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पठन कौशल। पठन कौशल यानी कि पढ़ना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनने और बोलने के समान ही पठन भी एक आपका महत्वपूर्ण कौशल है और ज्ञान की प्राप्ति में अगर सबसे ज़्यादा सहायक कोई कौशल होता है तो वो होता है आपका पठन कौशल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पढ़कर ज्ञान को ग्रहण करते हैं। यह भी बच्चों एक प्रकार का ग्रहणात्मक कौशल है और ज्ञान अर्जन का मुख्य साधन भी है। ठीक है, हम पठन का जब उपयोग करते हैं तो यह एक समय के लिए नहीं रहता बच्चों, ये रहता है आपका जीवन पर्यंत। क्यों? क्योंकि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सामग्री का पठन ज़रूर करते हैं, यानी कि पढ़ते ज़रूर हैं। चलिए, इसीलिए देखिए पठन के आगे हम बढ़ाएंगे कि पठन एक सौ उद्देश्य माने एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक माने जिसका कोई अर्थ हो और चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। आप कुछ भी पढ़ेंगे उसके बारे में विचार ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे या पाठक क्या करते हैं? लिखी हुई या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के साथ साथ अर्थ को ग्रहण भी करते हैं। उच्चारण भी करते हैं और उच्चारण करने के साथ साथ क्या करते हैं? अर्थ को ग्रहण भी करते हैं और उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, भाषा के पहले 2 कौशल सुनना और बोलना के समान ही ये तीसरा कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पठन कौशल। बच्चों, पठन कौशल के 4 सोपान हैं या फिर 4 क्षेत्र हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा पठन क्रिया का सोपान नहीं है, या निम्न में से कौन सा पठन क्रिया का सोपान है। तो बच्चों, पठन क्रिया के कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं, जिसमें कि आपका पहला सोपान होता है प्रत्याभिज्ञान, इसको अभी डिटेल में जानेंगे। दूसरा होता है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा होता है मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया और चौथा होता है अनुप्रयोग। आइए जानते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। आइए देखते हैं। पहला है आपका प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान क्या है बच्चों? प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है हमने अगर कुछ देखा है, हमने कुछ सुना है, उसको देखकर उसके रूपों को समझकर हमारे मस्तिष्क में कोई बिंब बन जाए, कोई रचना बन जाए, कोई संरचना बन जाए, कोई आकृति बन जाए, तो वो सब क्या कहलाती है? प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान एक यांत्रिक पक्ष है। पठन का कैसा पक्ष है? ये यांत्रिक पक्ष है। अर्थात अगर किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को सुनकर हमारे मस्तिष्क में कोई संरचना बनती है, कोई आकृति बनती है, किसी चीज़ के बारे में हमें समझ आ जाती है, तो वो सब प्रत्याभिज्ञान कहलाते हैं। दूसरा है पठन का अर्थ ग्रहण। सोपान क्या है? दूसरा अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण का मतलब होता है पठित सामग्री में जितने भी अर्थ निहित हैं, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो जो उद्देश्य है उस चीज़ का, उस पठन का, वो आपको भली भांति समझ में आना चाहिए। आप इसके बाद यानी अर्थ ग्रहण के बाद आप किसी विचार के बारे में, किसी पठन के बारे में चिंतन कर सकते हैं और मनन कर सकते हैं। दूसरा सोपान है अर्थ ग्रहण। पहला है प्रत्याभिज्ञान, जब वस्तुओं को देखकर उसका चित्र आपके मस्तिष्क में बन जाए या उसका ज्ञान आपको हो जाए, तो वस्तु को देखकर ज्ञान प्रत्याभिज्ञान। और पठन सामग्री का अर्थ आपको समझ में आ जाए, उसमें लिखा हुआ निर्देश उद्देश्य आपको समझ में आ जाए, तो वो होता है अर्थ ग्रहण। तीसरा है बच्चों इसका मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया। आप जानते हैं चाहे वो पठन हो, चाहे लेखन हो, चाहे मौखिक वाचन हो, इन सभी में मूल्यांकन का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर हम अर्थ ग्रहण के साथ ही विचारों की उपयोगिता को समझते हैं, उसके औचित्य को समझते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं, उसकी विश्वसनीयता को समझते हैं और ये भी मतलब मूल्यांकन करते चलते हैं, ये भी चेक करते चलते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, यानी कि उसके प्रति अपनी वैचारिक यानी हमारे क्या विचार हैं और भाव क्या हैं, भावात्मक प्रतिक्रिया को देते रहना क्या कहलाता है? मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। हम कोई भी सामग्री पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस प्रतिक्रिया के प्रति हमारा जो अनुमान होता है या जो जांच होती है, जो परख होती है या जो भावात्मक क्रिया होती है, वो सब मूल्यांकन कहलाती है। चौथा आपका सोपान है बच्चों अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग पठन क्रिया का अंतिम सोपान कहलाता है
और इसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब किसी पुस्तक अथवा रचना को पढ़कर हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कौशल, हमारी अभिरुचि, हमारे जीवन मूल्य और विकास और परिष्कार इनमें दिखाई दे, उनमें परिवर्तन दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला सोपान प्रत्याभिज्ञान, और प्रत्याभिज्ञान माने आपने वस्तु को देखा। दूसरा है आपका प्रत्याभिज्ञान के बाद देखिए अर्थग्रहण, आने आपने वस्तु को समझा। तीसरा है मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया, आपने क्या किया, उसको समझने के बाद देखा कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत, तो उसके बाद आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया के बाद आपने उसका उपयोग किया। उपयोग से क्या होगा, परिवर्तन होगा आपके व्यवहार में, आपके उद्देश्य में, आपके विचार में, आपके कौशल में। ठीक है, अभी जाने थे हमने पठन के सोपान, अब हम जानेंगे पठन के प्रकार, यानी कि जो पठन होता है बच्चों वो कितने प्रकार का होता है। तो पठन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं टेट एग्जाम्स में। पठन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वसर या मुखर पठन, दूसरा होता है स्वरहीन या मौन पठन। वैसे तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, स्वसर माने ऐसा पठन जो मुँह से बोलकर किया जाए, और स्वरहीन जो मन ही मन में पढ़कर किया जाए। ठीक है, फिर भी इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर बात करें स्वसर पठन की, तो स्वसर पठन बच्चों ध्वनि युक्त उच्चारण करना स्वसर पठन कहलाता है। स्वसर पठन भी बच्चों दो तरीके का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत स्वसर पाठन, और दूसरा होता है सामूहिक या समवेत स्वसर पाठन। व्यक्तिगत माने व्यक्ति अकेला पढ़ेगा, और सामूहिक माने सबके साथ ग्रुप में या समूह में पढ़ेगा। फिर भी इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो आपका है वो है व्यक्तिगत स्वसर पाठन। तो व्यक्तिगत स्वसर पाठन में दो प्रकार का पाठन आता है। पहला आता है बच्चों आदर्श पाठन, और दूसरा होता है अनुकरण पाठन। नाम से ही स्पष्ट है आदर्श, तो आदर्श बच्चे तो नहीं होंगे, आदर्श कौन होगा, शिक्षक। तो आदर्श पाठन जो व्यक्तिगत स्वसर पाठन है वो किसके लिए होता है, वो टीचर के लिए होता है। और अनुकरण टीचर तो करेगा नहीं, कौन करेगा, बच्चे। तो अनुकरण पाठन बच्चों किसके लिए होता है, एक बच्चे के लिए होता है, विद्यार्थी के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, आदर्श पाठन और अनुकरण पाठन भाग किसके हैं, व्यक्तिगत स्वसर पाठन। तो व्यक्तिगत स्वसर पाठन दो प्रकार का होता है, पहला आदर्श, दूसरा अनुकरण। ये अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, और अनुकरण में पहले अध्यापक बोलता है, उसके बाद बच्चे उसी को सामूहिक रूप से न दोहराकर व्यक्तिगत रूप से दोहराते हैं, मतलब प्रत्येक बच्चा दोहराता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनुकरण पाठन। छात्र सामूहिक रूप से का मतलब हुआ सब लोग वहाँ ग्रुप में होते हैं, ठीक है, दोहराते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत पाठन करता है। इसमें अपना अपना बच्चा प्रत्येक दोहराता है टीचर को देखकर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें एक बात और मुझे बताना थी कि जो आपका अनुकरण पाठन है वो छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक हिंदी का शिक्षक कक्षा में छोटा आ बड़ा सिखा रहा है, तो छोटा आ बड़ा पहले वो खुद बोलेगा छोटा आ, और उसी के बाद सारे बच्चे दोहराएंगे उसी को, इसलिए छोटी कक्षाओं में अनुकरण वाचन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दूसरा है आपका बच्चों सामूहिक या संवेद वाचन। तो सामूहिक या संवेद वाचन की बात अगर हम करें तो सामूहिक संवेद वाचन मतलब ग्रुप में होता है। कैसे होता है, समूह में होता है, पूरी कक्षा के साथ होता है, समूह में वाचन होता है। इसमें कोई भी एक भी व्यक्ति छूटता नहीं है, सभी स्टूडेंट जो होते हैं सक्रिय रहते हैं। मंद बुद्धि व पिछड़े छात्रों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि सबको एक समान ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों में ये नहीं रहता कि मुझे ज़्यादा कोई अहमियत दी जा रही है या मुझे कम दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ सामूहिक संवेद स्वसर ज़्यादातर उपयोगी होता है मंद बुद्धि और पिछड़े छात्रों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला हमने जो पठन का प्रकार पढ़ा वो पढ़ा स्वसर पाठन, और स्वसर पाठन में भी हमने स्वसर पाठन को पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसी प्रकार अब हम पढ़ रहे हैं स्वरहीन या मौन। तो मौन माने अब कोई बोलेगा नहीं, मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो देखिए इसका रूप क्या है, बिना होंठ हिलाए मन ही मन पढ़ना मौन वाचन है। सूक्ष्म अर्थ में मौन का पाठन का अर्थ है चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। तो कई बार क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ज़्यादा अर्थ ग्रहण करना हो तो कौन सा पाठन करें, स्वसर करें कि मौन पर पाठन करें।
तो मौन वाचन या मौन पाठन जो होता है वो अधिक उपयोगी होता है किसके लिए? अर्थ ग्रहण की कुशलता के लिए। अर्थात बालकों में अर्थ ग्रहण की कुशलता को बढ़ाने के लिए कौन सा पाठन उपयोगी है? तो आप कहेंगे स्वरहीन या मौन पाठन। अब बच्चों यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्रुतवाचन, दूसरा होता है गंभीर मौन वाचन। द्रुतवाचन का मतलब होता है बिना गंभीर मनन किए तेज गति से पढ़ना। तो किसी पठन को तेज गति से पढ़ना, अर्थ को कम ग्रहण करना या फिर गंभीर रूप से न देना, किसी पाठ की गहराई में न जाना, फटाफट पढ़ना, वो क्या कहलाता है? द्रुतवाचन कहलाता है। इसका उद्देश्य मुख्यतः बच्चों में मनोरंजन की प्राप्ति होती है। जैसे अपन बचपन में कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे ना, तो कॉमिक्स क्या करते थे, उसके अर्थ को नहीं समझते थे, हम फास्टली उसे पढ़ते थे, कोशिश करते थे ये कॉमिक्स जल्दी ख़त्म हो जाए तो हम दूसरी कॉमिक्स ले आए। तो उसमें क्या होता है, मनोरंजन की प्राप्ति के लिए इस तरह का वाचन जो है किया जाता है, जिसे द्रुत मौन वाचन कहते हैं। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, उपन्यास को पढ़ना, कहानी समाचार पत्रों को पढ़ना, इनको क्या करते हैं अपन? फटाफट पढ़ते हैं, द्रुत रूप से पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा वाचन जो आता है बच्चों, वो आपका आता है गंभीर मौन वाचन। गंभीर वाचन का मतलब है प्रत्येक शब्द और वाक्य के भाव पर भी ध्यान देंगे, गंभीरता पूर्वक मनन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे जब अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे प्रत्येक वाक्य और शब्द भाव पर गंभीरता पूर्वक विचार करना अथवा मनन करते हुए वाचन करना, मनन करते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? गंभीर मौन वाचन कहलाता है। ठीक है। अब मैंने एक यहाँ नोट लिख दिया है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए बता देती हूँ। ठीक है। तो क्या कह रहा है नोट ये कह रहा है आपसे कि शिक्षण की दृष्टि से प्राथमिक यानी छोटी कक्षाओं में 1 से 5 तक की कक्षाओं में स्वसर पठन कराना चाहिए तथा विद्यार्थियों की समप्राप्ति को देखते हुए मौन पठन कक्षा 4 से प्रारंभ किया जाना चाहिए। माने कक्षा 1 से 5 तक ज़्यादातर स्वसर पठन कराएं, फिर भी कक्षा 4 में बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं, इसलिए मौन पठन प्रारंभ कराया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार जो प्राथमिक कक्षा के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाएं आपकी हायर प्राइमरी क्लासेस 6 to 8 में मौन वाचन पर बल देना चाहिए कि बच्चे गंभीर रूप से मनन करें और अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में अर्थ पर न ध्यान देकर उच्चारण पर बल दिया जाना चाहिए।